हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक मास्टर पर। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और पढ़ाई भी बेहतर तरीके से जारी होगी। कल हमने इस चैप्टर का शुरुआत किया था जो है क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम, और आज हम दूसरे पार्ट की अध्ययन करेंगे जिसमें हम लोग मानव में पाचन तंत्र को पढ़ेंगे। उसकी शुरुआत हम मुख गुहा से करेंगे क्योंकि पाचन की भी शुरुआत मुख गुहा से ही होती है, जिसमें सबसे पहला अंग है हमारा मुख गुहा, और मुख गुहा में पाए जाने वाले सभी अंगों को ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे चरणों से हम पूरे पाचन तंत्र को समाप्त करेंगे यहाँ पे। तो मानव में पाचन तंत्र की प्रक्रिया को यहाँ से शुरू करेंगे हम, और जिसमें सबसे पहला जो हमारा अंग आएगा वह होगा मुख गुहा। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी उसको जा करके एक बार देखना चाहिए, तभी आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि इसके सारे बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिया है। चलिए बात को शुरू करते हैं। मुख गुहा क्या होती है? तो मनुष्यों में जो मुख के अंदर जो खाली स्थान पाया जाता है वही होता है हमारा मुख गुहा। मुख गुहा में मुख्य रूप से 3 तरीके के अंग पाए जाते हैं, जिसमें दांत, जीभ और लार ग्रंथि, जो कि लार का निर्माण करती है और भोजन के पाचन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। चलिए एक एक करके हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जीभ का। जीभ, ठीक है, यह हमारे मुख गुहा में पाए जाने वाला एक पेशीय संरचना होती है और हल्के गुलाबी रंग का होता है। यह किस रंग का होता है? हल्का गुलाबी। हल्का गुलाबी, पत्तीनुमा आकृति का और पेशीय संरचना होती है। पेशीय संरचना का मतलब ये हुआ कि इस आकृति में हड्डियां या उपास्थियां नहीं पाई जाएंगी, तो क्या पाया जाएगा? केवल मांसपेशियों से बना होगा यह आकृति। उसके बाद जो हमारा जीभ है यह एक संवेदी अंग है। संवेदी अंग है। संवेदी अंग होने का मतलब ये हुआ कि ऐसा अंग जिस पर ठंडा, गरम, नरम, कठोर, इन सारी बातों का पता लगता है, यानी बाहर से होने वाली सभी प्रक्रियाओं का असर पड़ता है, यानी सभी चीजों का पता लग सकता है। तो संवेदी का मतलब ये हुआ। चलिए जीभ की एक संरचना बनाते हैं और उसके द्वारा हम समझेंगे कि क्या है जीभ और इसका मुख्य काम क्या है। आप जीभ कुछ इस तरीके से देखते होंगे अपनी मुख गुहा में। अगर नहीं देखा है तो एक बार मुंह खोल करके जीभ देख लीजिए, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है आगे। अभी जो जीभ है हमारी यह गुलाबी रंग से दिखती है, हल्की गुलाबी, और हमारी जीभ पर बहुत छोटे छोटे आकार के दाने नुमा आकृति आपको दिखाई पड़ती है। वह जो दाने नुमा आकृति है जो मैं अभी बना रहा हूँ वो क्या है? तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। इनको पेपिला के नाम से भी जानते हैं। इनको पेपिला के नाम से भी जानते हैं। ये जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वह बहुत ही संवेदी होती हैं, यानी कि जो हमने बताया संवेदी के बारे में, वह स्वाद कलिकाएं भी होती हैं, बहुत ही ज्यादा नरम होती हैं। यह कोई ज्यादा गर्म चीज खाने या पीने से स्वाद कलिकाएं जल जाती हैं। जैसे आप कभी भी गर्म चाय पीते होंगे तो आपकी स्वाद कलिकाएं जल गई होंगी। उससे क्या होता है? उससे कई दिनों तक, जब तक नई स्वाद कलिका का निर्माण नहीं होता है, उस जगह पर आपको स्वाद का पता नहीं चल पाता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब सर्दी जुकाम होते हैं तो आपके जीभ के ऊपर यानी स्वाद कलिकाओं के ऊपर क्या होता है, एक म्यूकस की परत जम जाती है। उसी के कारण जब आपको सर्दी जुकाम या खांसी होता है तो स्वाद का पता नहीं लग पाता है। तो ये स्वाद कलिकाएं होती हैं।
अब बात करेंगे कि हमारे जीभ द्वारा क्या काम किया जाता है। तो हमने बताया आपको कि जीभ द्वारा हम किसी भी भोजन या किसी भी वस्तु का क्या करते हैं, स्वाद पता लगाने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम उस वस्तु के स्वाद के बारे में बात करते हैं कि वह मीठा है, वह खट्टा है, वह तीखा है, वह नमकीन है। सबसे आगे का जो भाग होता है जीभ का, ये बताता है हमें कोई भी भोजन के मीठे स्वाद के बारे में। जैसे आपने मिठाई खाया, उससे आपको पता लगा कि यह तो मीठा है, इसका स्वाद तो मीठा है। या कैसे पता लगा? या पूरे जीभ द्वारा नहीं पता लगा, या जीभ के अग्रभाग जो हमने यहाँ पे दिखाया है, इसके द्वारा ही केवल मीठे चीज का पता लगता है। अब बात करेंगे नमकीन का पता कैसे लगता है, किस भाग द्वारा जीभ के लगता है। तो जो किनारे का आगे का भाग होता है, उससे हमें नमकीन स्वाद का पता लगता है। ठीक है, पीछे के किनारे के भाग से दोनों तरफ से हमें क्या पता लगता है, हमें खट्टेपन का पता लगता है। इसी के साथ तीखेपन का पता हमें इस तरीके से कुछ पीछे वाले अंग से पता लगता है, किसका तीखा है कोई भी वस्तु या नहीं। ठीक है, उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और ये जीभ जो चैप्टर है वह समाप्त होता है। यानी कि जीभ जो टॉपिक है वह इतना ही था समझने के लिए। अब अगला है मुख गुहा में जो पाए जाने वाला दांत की चर्चा करेंगे और दांत के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। दांत क्या होता है? दांत मुख गुहा में पाए जाने वाला हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, कठोर अंग होता है। ठीक है, दांत की बात करेंगे। दांत हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, कठोर होता है। यह जिस कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे दंत कोशिका कहते हैं, दंत कोशिका। मनुष्यों में जो दांत होते हैं वह मुख्यतः 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है विषम दंती, विषम दंत, विषम दंत। एक होता है द्विबार दंत, द्विबार दंत। अगला होता है गर्त दंत। इन तीनों का मतलब समझेंगे। विषम दंती का मतलब होता है कि जब मुख गुहा के अंदर पाए जाने वाले दांत कई प्रकार के हों तो वही होता है विषम दंती। तो आप पूछेंगे कि क्या मनुष्यों के मुख गुहा में अलग अलग तरीके के दांत पाए जाते हैं? तो हम कहेंगे जी, हमारे मुख गुहा में कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। आप कहेंगे लेकिन सारे दांत तो सफेद ही दिखते हैं, तो हम तो एक ही तरीके के दांत जानते हैं। तो वो केवल सफेद उनका रंग होता है, लेकिन उनका काम और उनका आकार और जो उनकी आकृति होती है वह सब अलग होती है। अच्छा, तो उसके आधार पर दूसरा जो है द्विबार दंती, ये क्या होता है? द्विबार दंती जो है इसका मतलब है कि ऐसे दांत जो पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं। यानी मनुष्यों में 2 बार पूरे जीवन काल के दौरान दांत आते हैं। एक जब वो छोटा होता है और छोटे पर जो दांत आते हैं वह एक बार झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और उसके बाद जो दांत आते हैं 32 के 32 वह बुढ़ापे तक रहते हैं। इसके बाद बात करेंगे गर्त दंती क्या होता है। गर्त दंती का मतलब होता है ऐसे दांत जो गड्ढों में, किसके गड्ढों में? मसूड़ों के गड्ढों में धंसे हुए होते हैं। जो दांत होते हैं ना, जो गर्त दंती की बात की गई है यहाँ पे, जो दांत होते हैं, जैसे मान लीजिए 100% दांत है, 100% यहाँ पे आपको दांत दिखेगा, तो इसके 66% पर जो 66% होगा वह धंसा हुआ होगा और 33% ही हमें बाहर की ओर दिखाई देता है। यानी कि इतना भाग तो नीचे ही मसूड़ों में धंसा हुआ होता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि मनुष्यों के मुख गुहा में जो 4 प्रकार के दांत होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। ठीक है,
उन चारों प्रकार के दांतों को हम समझेंगे और उनके कार्यों को भी समझेंगे कि क्या क्या काम होते हैं, कि 4 तरीके के अलग अलग दांत होने चाहिए हमारे मुखगुहा में। पहला जो प्रकार है वह है कर्तनक दांत। कर्तनक। दूसरा है रदनक। तीसरा है चर्वणक। अगला है अग्रचर्वणक। ठीक है। अब हम इसकी संख्या की बात करेंगे। संख्या किस आधार पर करेंगे कि छोटे बच्चों में कितनी होती है और बड़े वयस्कों में कितनी होती है। देखिए, बच्चों में और ये वयस्कों में जो कर्तनक का संख्या होता है, इसको यहाँ पे लिखते हैं वयस्कों में, और यहाँ पे इसके कार्यों के बारे में लिखेंगे, इसके क्या काम होते हैं। देखिएगा, कर्तनक में जो होते हैं बच्चों में 8 होते हैं, 8 दांत होते हैं, यानी कि 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे। सेम संख्या वयस्कों में भी होती है, 8 इसमें भी होते हैं, और इसका मुख्य काम होता है काटना, भोजन को काटना। ठीक है। रत्नक क्या होता है? रत्नक की जो संख्या होती है वह 4 होती है, और वयस्कों में भी इसकी संख्या 4 ही होती है। इसका मुख्य काम भोजन को फाड़ना होता है। ठीक है। अगला है चर्वणक। इसकी जो संख्या है वह बच्चों में 8 होती है और वयस्कों में 12 होती है। ठीक है। और इसका जो काम होता है वह होता है पीसना, भोजन को पीसना। ठीक है। जो अग्रचर्वणक है यह बच्चों में अनुपस्थित होता है, बच्चों में पाया ही नहीं जाता है, और वयस्कों में इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या वयस्कों में 8 होती है। ठीक है। और इसका काम होता है भोजन को चबाना। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? तो अग्रचर्वणक जो होता है वह बच्चों में पाया ही नहीं जाता। ठीक है। इन दांतों के प्रकार और कार्य भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक बार देखिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो दांत होते हैं, ये बच्चों में दांतों की संख्या कुल कितनी है? 8 और 4 12, 12 8 20, यानी बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है, और वहीं वयस्कों में बात करें 8 4 12, 12 और 12 24, 24 8 32, यानी वयस्कों में यही संख्या 32 और बच्चों में यही संख्या 20 हो जाती है। तो आप कहेंगे कि एक समय पे वयस्क भी तो बच्चे रहे होंगे, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल, वयस्क भी बच्चे रहे होंगे। तो बच्चों में जो 20 दांत होते हैं वह समय के साथ गिर जाते हैं, और गिरने के बाद एक एक करके ये 32 दांत आते हैं, यानी कि शुरुआत में 20 दांत आए और गिर गए, और फिर 32 दांत आए जो बुढ़ापे तक साथ रहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में कितने दांत रहते हैं? तो केवल 52 दांत प्राकृतिक रूप से एक पूरे व्यक्ति के जीवन काल में 52 दांत आते हैं। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बातों को आगे बढ़ाते हैं और आगे की ओर समझने का प्रयास करते हैं। अगला जो हमारा मुखगुहा के अंदर पाया जाने वाला पाचन क्रिया में सहयोग करने वाला जो भाग है वह है लार ग्रंथि, जो लार का निर्माण करता है और भोजन के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हेडिंग लगाएंगे किसकी? लार ग्रंथि की। लार ग्रंथि, जिसे सलाइवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और यह लार का निर्माण करता है हमारे मुख गुहा में। किसके द्वारा? लार ग्रंथियों द्वारा सलाइवा का निर्माण करता है। कितना करता है एक दिन में? तो 1 से
1.5 यानी 1 से 1.5 लीटर लार यानी सलाइवा का निर्माण करता है। जो लार ग्रंथियां होती है वह कितनी होती हैं? वह मनुष्यों में 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी कौन कौन सी? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक होता है कर्णपूर्व लार ग्रंथि, जो कि हमारे कान के पहले ही इस गर्दन के पास होता है। दूसरा होता है अधोजंभ लार ग्रंथि, जो कि हमारे इस निचले मसूड़े के नीचे पाया जाता है। और सबसे ज्यादा जो लार ग्रंथि का जो लार का सलाइवा का निर्माण करता है हमारे मुख गुहा में, वह अधोजंभ लार ग्रंथि है। जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है वह कर्णपूर्व लार ग्रंथि है। और जो तीसरी है अधोजिह्वा अधो का मतलब होता है नीचे और जीव का मतलब जीव, यानी जीव के नीचे हमारे पाया जाता है यह अधोजिह्वा ग्रंथि। और यह सबसे छोटी लार ग्रंथि सबसे छोटी जो लार ग्रंथि है वह अधोजिह्वा लार ग्रंथि। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने का हम प्रयास करते हैं कि जो लार ग्रंथियां हैं वह किस तरीके की ग्रंथि है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रंथियों के प्रकार हम इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूं कि मुख्य रूप से ग्रंथियां 3 होती हैं कि पहला बहिर्स्रावी ग्रंथि, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरा मिश्रित ग्रंथि। बहिर्स्रावी जो ग्रंथि है वह एंजाइम का निर्माण करती है और एंजाइम का उत्सर्जन करती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का उत्सर्जन करती है। तो बस आप अभी इतना ही जानिए कि बहिर्स्रावी ग्रंथि का मतलब क्या होता है। बहिर्स्रावी ग्रंथि का मतलब होता है कि वह एंजाइम का निर्माण और उत्सर्जन करे। तो जो हमारी लार ग्रंथि है वह किस चीज का निर्माण करती है, कौन से तरह की ग्रंथि है? तो यह एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है। बहिर्स्रावी ग्रंथि है, ठीक। किस चीज का निर्माण करती है? एंजाइम का, ठीक है। एंजाइम एक तरीके का उत्प्रेरक होता है जो हमारे शरीर में होने वाले काम को अंजाम देता है, ठीक है। तो लार ग्रंथियों द्वारा कौन कौन से एंजाइम का निर्माण किया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। टायलिन, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम जो एंजाइम है इसका मुख्य काम होता है जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे भोजन में उनको मारना, यानी कि जीवाणुओं को नष्ट करना। जो टायलिन है और इसके साथ ही एमाइलेज नाम का भी एंजाइम होता है। ये दोनों एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं हमारे मुख गुहा में। कार्बोहाइड्रेट यानी कि सवाल ये पूछ सकता है कि हमारे मुख गुहा में कौन से पोषक तत्व की पाचन शुरू हो जाती है? तो आप कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, तब तक ये देखिए आप। तो चलिए, उम्मीद है कि ये मुख गुहा में पाए जाने वाले सभी अंग जो कि हमारे पाचन तंत्र में सहायक होते हैं वो सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर आता है फेरिंग्स का, यानी कि ग्रसनी का। ये क्या होता है? तो यह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर विंड पाइप और फूड पाइप दोनों आकर के मिलते हैं। यानी कि जो हमारा ग्रसनी है जिसे फेरिंग्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, यहीं पर विंड पाइप और फूड पाइप दोनों आकर के मिलते हैं। फूड पाइप का मतलब होता है
फूड पाइप और ये विंड पाइप दोनों आकर के मिलते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो हम नाक के रास्ते वायु को अंदर ग्रहण करते हैं वह भी एक नली के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाती है, और जो हम मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं वह भी एक नली के द्वारा जाती है। लेकिन ये दोनों नलियां एक जगह पे जाकर के मिलती हैं और उसी को हम फेरिंग्स या ग्रसनी के नाम से जानते हैं। और यहाँ से जब भोजन आगे की ओर जाता है तो कहाँ जाता है, उसका नाम है ग्रास नली। ग्रास नली, जिसे हम लोग इंग्लिश में ओइसोफेगस के नाम से जानते हैं, आइसोफेगस के नाम से जानते हैं। और इसमें जब भोजन मुख गुहा से हमारे पेट में जाता है यानी आमाशय में जाता है तो एक गति होती है जिसको हम कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। यह कौन सी गति है, मैं आपको एक चित्र द्वारा बताना चाहूंगा। जैसे देखिए, ये जो है हमारा मुख गुहा है और यहाँ पर कुछ ये हमारा विंड पाइप है, यानी कि ये नाक के रास्ते जो हवा आ रही है उसका पाइप है, और यहीं पर दोनों मिल रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा। तो यहाँ से ये अलग अलग हो जाते हैं, और यहाँ से जो हमारा फूड पाइप है जिसे हम लोग आगे ग्रास नली के नाम से जानते हैं, ये मुख है और इसमें दांत, जीभ वगैरह सब कुछ होते हैं। यह चित्र को हम बहुत ही डिटेल में बनाएंगे, लेकिन अभी इसके बारे में समझते हैं। जब सारी चीजों को देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर एक अच्छे से चित्र को बना करके उसके सभी अंगों को समझेंगे। लेकिन अभी इमेजिन कीजिए कि यह एक मुख गुहा है और यह विंड पाइप है, यानी कि नाक के द्वारा जो हवा आ रही है वह यह है और भोजन हमारे यहाँ से। तो यहाँ पे जो मिल रहा है इसी को हम लोग ग्रसनी के नाम से जानते हैं। ठीक, फिर यहाँ से अलग होकर जिस रास्ते से हमारा भोजन आगे बढ़ता है उसको हम ग्रास नली के नाम से जानते हैं। यह मुख्य रूप से सामान्यतः 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, इसमें जब भोजन आगे की ओर बढ़ता है तो कैसे आगे बढ़ता होगा, इसमें कोई हड्डी नहीं है। इसमें जब भोजन आगे बढ़ता है तो इसमें एक क्रमानुकुंचन गति होती है। यह कैसी गति होती है, जैसे मान लीजिए कि यह भोजन का निवाला है और इस तरीके की कोई गति होती है। इस तरीके से ये भोजन है और इस तरीके से गति होते होते यानी एक सिरा इसका दबता है और एक सिरा इसका फूलता है। इस तरीके की जो गति होती है इसे हम क्रमानुकुंचन गति के नाम से जानते हैं, और इसी गति द्वारा हमारा भोजन इस पूरे पाइप के द्वारा हमारे आमाशय में जाकर के पहुंचता है। अब बात करेंगे आमाशय की। उम्मीद है ये दोनों बातें, ग्रसनी और ग्रास नली, दोनों आपको समझ में आया होगा। और ये भी पूछा जाता है कि क्रमानुकुंचन गति किस में होती है, तो ग्रास नली में क्रमानुकुंचन गति होती है। यह बात ध्यान रखिएगा कि जो ग्रास नली होती है, जो आइसोफेगस होता है, उसमें कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, अमाशय की। अमाशय की बात करेंगे यानी स्टोमिक की। ठीक है, अमाशय की बात करेंगे जो कि मुख्य रूप से सामान्यतः 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका आकार जो होता है वह जे आकार का होता है। ठीक है, इसको हम बनाते हैं कुछ इस तरीके के आकार का होता है हमारा अमाशय। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यह जे की आकृति का दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से यह छोटी आंत में जाकर के मिल जाता है, और यह जो ऊपर वाला भाग है यह ग्रास नली से आकर के सीधे आमाशय में आ जाता है। ठीक है, अब अमाशय के भी कई भाग होते हैं, उसको हम जानेंगे। ठीक है,
एक एक भाग को जानेंगे। यहां तक का जो भाग होता है उसे हम कार्डियक के नाम से जानते हैं। कार्डिया के नाम से जानते हैं। कार्डिया क्यों? क्योंकि जो कार्डियम है वह हार्ट का नाम है और यह जो भाग है सबसे ऊपरी अमाशय वाला भाग वह हार्ट के बिल्कुल पास में ही है, इसलिए इसका नाम कार्डिया रखा गया। इसके बाद जो आपको सबसे ऊंचा हुआ फूला हुआ भाग दिखाई पड़ रहा होगा ये, इसको हम फंडस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट वाला भाग इसे हम पाइलोरिक के नाम से जानते हैं। पाइलोरिक। ठीक है, ये तीनों भाग अमाशय के मुख्य भाग हैं। ठीक है, अब एक एक भागों को जानेंगे, समझेंगे और उनके कामों को जानेंगे। जो हमारा कार्डियक होता है, कार्डिया होता है, ठीक, यह अमाशय का सबसे ऊपरी भाग है। ठीक है, और जो कार्डिया है यह भोजन को एक बार अमाशय में प्रवेश करने के बाद बाहर जाने से रोकता है। उसके बाद बात आती है यहाँ से कार्डिया से जब भोजन फंडस में आता है तो यहाँ पर भोजन इकट्ठा होता है और इसी भाग में HCl का स्राव होता है, यानी कि जो आमाशयी ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथियां जो होती हैं, वह जठर ग्रंथि जो होती है वह इसी भाग में होती है और इसी भाग में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वह इसी भाग में इसका स्राव होता है। इसमें स्रावित होने वाले HCl का pH मान कितना होता है तो हम आपको बता दें कि 1 से 1.5 pH की वैल्यू होती है। इतना खतरनाक एसिड जो हमारे पेट के अंदर स्रावित होता है, तो इतने ज्यादा खतरनाक एसिड से हमारी रक्षा कौन करता है हमारे पेट में? तो हमारे पेट की अंदर आंतरिक दीवारों पर एक मोटे म्यूकस की परत होती है। या म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि इन आंतरिक दीवारों पर लगा हुआ होता है और उसके कारण इस इतने खतरनाक एसिड HCl का प्रभाव हमारे आंतरिक एवं बाहरी त्वचा या दीवारों पर नहीं पड़ता है। यही जब HCl ज्यादा मात्रा में निकल जाता है या स्रावित हो जाता है तो हमारे शरीर में, हमारे पेट में HCl की यानी कि एसिडिटी, HCl क्या है आप कहेंगे एसिड है, तो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और उसी को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। ठीक है, इसे अम्लता की बढ़ना कहते हैं। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जब एसिड बढ़ जाती है तो हमें इसको कंट्रोल करने के लिए बेस लेना पड़ेगा, यानी क्षार ग्रहण करना पड़ेगा जिसका pH मान 7 से ज्यादा होता है। तो उस केस में हम इनो का या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही क्षार होते हैं जो एसिडिटी में सहायक होते हैं। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। और अब हम जानेंगे कि जो ये जठर ग्रंथि है, जो आमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथि है, उसके द्वारा कौन कौन से एंजाइम निकाले जाते हैं, यानी हमारे पेट में, हमारे आमाशय में कौन कौन सी एंजाइम का निर्माण होता है। मुख्य रूप से 2 तरह के एंजाइम हमारे शरीर में, हमारे पेट में उपस्थित होते हैं। एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। पेप्सिन का जो काम होता है वह हमारे पेट में प्रोटीन का पाचन करना होता है, प्रोटीन का पाचन। और रेनिन का क्या काम होता है, तो रेनिन का छोटे बच्चों में जो दूध होता है, दूध या दही, उसका पाचन में, दूध दही के पाचन में। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसको देखिए, हम आगे बढ़, तो आइए देखते हैं कि हमारे आमाशय में
किस तरीके से भोजन का पाचन होता है और पोषक तत्वों का पाचन भी कैसे होता है। अमाशय में पाचन को देखेंगे तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें कौन कौन सी एंजाइम पाए जाते हैं। पहला पेप्सिन, दूसरा रेनिन और तीसरा भी एक एंजाइम होता है जिसे जो कि वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वह होता है लाइपेज। अब इन तीनों एंजाइमों द्वारा अलग अलग तरीके के पोषक तत्व या अलग अलग पदार्थ की क्या होती है, पाचन क्रिया होती है। कहाँ पे? हमारे आमाशय के अंदर। पेप्सिन से क्या होता है? प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में पेप्टोज में टूट जाता है, पेप्टोज में टूट जाता है। यही पेप्टोज आगे जाके पेप्टाइड में टूट जाता है। पेप्टाइड में टूट जाता है और यही पेप्टाइड अंत में अमीनो एसिड में टूट जाता है, अमीनो अम्ल में टूट जाता है। यानी आप बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन का निर्माण है वह किससे हुआ है? अमीनो अम्ल से हुआ है, क्योंकि प्रोटीन का इकाई जो है वह अमीनो अम्ल ही है। हम पूछें कि किसी भी सजीव का निर्माण कैसे हुआ है तो आप कहेंगे कोशिका से मिलकर के हम सभी बने हुए हैं। वैसे ही हम पूछें कि प्रोटीन का निर्माण कैसे हुआ है तो आप कहेंगे कि अमीनो अम्ल के समूह से, अमीनो अम्ल के सम्मिलित रूप से, अमीनो अम्ल के मिलने से किसका निर्माण हुआ है? प्रोटीन का। आगे जो रेनिन है, जैसे दूध में जो चिकनाई होती है उसको समाप्त करने के लिए रेनिन का प्रयोग होता है, ठीक है। और लाइपेज जो है वह वसा का पाचन करता है और लाइपेज की उपस्थिति में जो वसा है वह ग्लिसरीन और वसीय अम्ल में टूट जाता है। तो हम पूछें कि वसा का निर्माण किससे हुआ है तो आप कहेंगे वसीय अम्ल से वसा का निर्माण हुआ है। यानी वसा का जो इकाई है जिससे बना है वसा वह है वसीय अम्ल। अब चलिए अगले भाग की बात करते हैं। अमाशय हमारा यहीं पे समाप्त होता है और अब हम बात करेंगे यकृत की, जो कि हमारे मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण अंग है। हम बात करेंगे किसकी? लीवर की, जिसे हम लोग यकृत के नाम से जानते हैं। यकृत यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग तो नहीं, अंग क्या है हमारे पूरे शरीर का? तो त्वचा, जो कि हमारे पूरे शरीर पर फैला हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा अंग आता है यकृत। तो क्या किसी पहले नंबर पर भी एक यकृत है? तो हम कहेंगे कि जी बिल्कुल, यकृत केवल एक अंग ही नहीं, एक ग्रंथि भी है। और यह ग्रंथि में हमारे शरीर में सबसे पहले नंबर पर आता है। यानी सबसे बड़ी ग्रंथि मानव में कौन सी है? तो यकृत है, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका वजन कितना होता है? तो लगभग 1.2 से 1.5 केजी, यानी 1200 से 1500 ग्राम इसका वजन होता है। इसका रंग जो होता है लाल भूरा होता है। जो यकृत होता है इसके मुख्य दो भाग होते हैं, दो खंड होते हैं। एक होता है दायां भाग और एक होता है बायां भाग। हम यकृत को यहाँ पे बना लेंगे जिसे समझने में और भी आसानी हो पाएगी। जैसे देखिए, ये यकृत आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसका जो दायां भाग है यह काफी बड़ा होता है, ठीक है। और जो बायां भाग है वह काफी छोटा होता है, यानी आर से राइट और एल से लेफ्ट।
उम्मीद है आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। यानी दायां भाग काफी बड़ा होता है और बायां भाग यकृत का छोटा होता है। इसी यकृत में से एक नलिका द्वारा जुड़ा होता है क्या? पित्ताशय जिसे हम बोलते हैं, जिसमें पित्त जमा होता है। यानी हम पूछें कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में, और जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और क्या जानेंगे, जो हमारा यकृत है वह हमारी पेट के बाईं ओर और डायफ्राम के ठीक नीचे है। ठीक है, हमारी पेट के दाईं ओर और डायफ्राम के ठीक नीचे हमारा यकृत का स्थान है। अब हम आगे की ओर बात करेंगे और यकृत के मुख्य कार्यों के बारे में देखेंगे कि यकृत का मुख्य काम क्या होता है, हमारे शरीर में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, किस तरीके से यह हमारे भोजन के पाचन में सहयोग देता है। ठीक है, तो चलिए अब लीवर के यानी यकृत के कार्यों की बात करते हैं। यकृत के कार्य, यकृत के प्रमुख कार्यों में सबसे पहला काम, यह पित्त का निर्माण करता है। किसका? यह पित्त का निर्माण करता है। यह यूरिया का निर्माण करता है। इसके बाद जो अगला काम है, यह हमारे रक्त में पाए जाने वाले विषैले पदार्थों को भी नष्ट करता है, अलग करता है। रक्त में जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको भी पृथक करता है, यानी अलग करता है। अगला जो काम है, ग्लूकोज का भंडारण करता है। यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो एनर्जी के रूप में जो ग्लूकोज बनता है, जब वह अधिक मात्रा में होता है तो उसका संचयन, उसका इकट्ठा जो होता है वह हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में हमारे यकृत में ही हो जाता है। उसका प्रयोग तब होता है जब हमारे शरीर में भोजन की कमी होती है, तो वही ग्लूकोज का, उसी ग्लाइकोजन का निर्माण हम फिर से ग्लूकोज के रूप में कर लेते हैं। यानी कि ग्लूकोज का भंडारण किस रूप में भंडारण करते हैं? क्या ग्लूकोज को डायरेक्ट ग्लूकोज के ही रूप में रखते हैं? तो नहीं, हम ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का हम भंडारण करते हैं, यानी संचयन करते हैं। जब हम ग्लूकोज यकृत द्वारा जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके संचयन की प्रक्रिया की जाती है, जब ये ग्लाइकोजन में बदला जाता है तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, यानी ग्लाइकोजन का निर्माण। इसको हम ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। जब यही प्रक्रिया उल्टी होती है, यानी ग्लाइकोजन से हम ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं, जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तन हो रहा होता है। अब हम आगे अगले कार्यों की बात करेंगे, जिसमें आता है कि यह खुद को पुनः निर्मित कर सकता है, या पुनः निर्माण की क्षमता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये हमारा यकृत है और इस यकृत को हमें किसी को दान में देना है, तो हम अपना
80% भी यकृत दान कर देते हैं तो 20% जो यकृत बना और बचा रहेगा वह कुछ ही दिनों में कोशिका विभाजन इतनी तेजी से करेगा कि वह पूरा अपना प्रारंभिक आकार ले लेगा। तो यही मतलब होता है पुनः निर्माण की जो क्षमता होती है वह यकृत के पास होती है। अब हम आगे बात करेंगे यकृत से जुड़ा हुआ पित्ताशय की यानी गॉल ब्लैडर की। उसके बारे में समझेंगे, उसका काम क्या होता है और उसकी विशेषता क्या होती है। पित्ताशय का स्थान कहाँ होता है? तो पित्ताशय जो है देखिएगा, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर यह कहाँ होता है? यह लीवर से जुड़ा होता है, यकृत से जुड़ा होता है। ठीक है। पित्ताशय में क्या होता है? पित्त भरा होता है, यानी जिसे बाइल जूस के नाम से जानते हैं, बाइल जूस के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण क्या पित्ताशय में ही होता है? तो नहीं, इसका निर्माण हमारा यकृत में होता है। केवल पित्त का, बाइल जूस का इकट्ठा होना जो है वह पित्ताशय में होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे आकृति बनाते हैं लीवर की और यहीं कहीं हमारा पित्ताशय होता है जो कि एक नलिका द्वारा पित्त यकृत से जुड़ा हुआ होता है और उसी नलिका द्वारा पित्त का निर्माण यकृत से होकर के पित्त का इकट्ठा होना, संचयन इस पित्ताशय में होता है। अब हम बात करेंगे कि जो पित्त रस होता है, ये बाइल जूस, इसका पीएच मान क्या होता है? इसका जो पीएच मान होता है वह क्षारीय होता है और 7.5 से 8.5 के बीच होता है इसका पीएच वैल्यू, यानी कि यह क्षारीय होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम है कि जब भोजन आमाशय से हमारी छोटी आंत में प्रवेश करता है तो आमाशय में तो हमने देखा था कि HCl का स्राव होता है जिससे कि पूरा भोजन अम्लीय बन जाता है। अम्लीय बन जाने के बाद जब हम वही भोजन आगे बढ़ कर के छोटी आंत में प्रवेश करता है तो छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है वह क्षारीय विधि में होता है, क्षारीय माध्यम में होता है। उसके लिए पहले से ही भोजन अम्लीय है तो क्षारीय कैसे होगा? क्षारीय करने के लिए यहाँ यकृत से जो पित्त में इकट्ठा पित्तरस है, पित्ताशय में इकट्ठा पित्तरस जो है वह क्षारीय है और यही यहाँ से ही पित्तरस आकर के हमारी छोटी आंत के सबसे प्रारंभिक भाग में मिलता है जिससे पूरा भोजन क्या हो पाता है, क्षारीय माध्यम में हो जाता है और आगे पाचन होने में आसानी होती है। आपने समझ चुका होगा इस बात को और इसके काम को। इसका मुख्य काम है कि भंडारण करना किसका? पित्तरस का, और यह पित्तरस हमारे भोजन के पाचन में बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करता है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी और हम बढ़ते हैं आगे की ओर और इसके कार्यों की हम बात करेंगे। किसके? पित्ताशय के कार्यों की। जो गॉल ब्लैडर है इसके कौन कौन से मुख्य काम हैं इसको देखेंगे। इसका मुख्य काम है वसा का पायसीकरण, यानी कि यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पायसीकरण का मतलब होता है वसा के बड़े बड़े बूंदों को तोड़कर छोटे छोटे बूंदों में कर देना, यानी एक तरीके से वसा के पाचन में जो हमारा पित्तरस होता है वह बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। ठीक है। और इसके बाद फैट डाइजेशन जो हमने बताया आपको वसा के पाचन में, अगला है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वह होते हैं ए, के, ई और डी। ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और इन सभी विटामिन को अवशोषित करने का काम हमारा पित्ताशय यानी पित्तरस करता है, इनका अवशोषण करता है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब चलिए आगे की ओर बात को बढ़ाते हैं और अब हम
अगले ग्रंथि की बात करेंगे। अगला ग्रंथि है हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि, जिसका नाम है अग्न्याशय या पेनक्रियाज, जिसे हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। क्या है? पेनक्रियाज या अग्न्याशय। अग्न्याशय, ठीक है, इसे हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। मिश्रित ग्रंथि क्यों? हमने अभी आपको प्रकार बताया था ग्रंथि का, एक बहिर्स्रावी, एक अंतःस्रावी। यानी बहिर्स्रावी का मतलब जो एंजाइम निकाले और अंतःस्रावी का मतलब जो हार्मोन निकाले। तो यह एक ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों ही निकालती है। पहले बात करेंगे एंजाइम की, जो एंजाइम निकालती है, और हार्मोन। यहाँ पे एंजाइम निकालती है और हार्मोन दोनों तरीके का उत्सर्जन करती है, ठीक है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो इसकी संरचना होती है वह एक पत्ती के आकार की होती है। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा अमाशय है, और अमाशय के बाद ये छोटी आंत का शुरुआत होता है। जैसे मान लीजिए ये छोटी आंत का शुरुआत होता है। छोटी आंत और अमाशय के बीच में ये जो पत्तीनुमा आकृति होती है, यही होती है आपका, इसको हम बड़े रूप में बनाएं तो यहाँ पे देखिएगा, ये पत्तीनुमा आकृति की संरचना होती है, और यही होता है हमारा क्या, यही होती है क्या, मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और इसको हम लोग लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी कहते हैं। लैंगरहैंस की दीपिका, ठीक है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं क्योंकि इसके किनारों पर एक छोटी छोटी आकृतियां पाई जाती हैं, जो कि माइक्रोस्कोप से देखने पर ऐसा लगता है कि ये सारे द्वीप हैं, इसीलिए इसको लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी कहा जाता है। तो बात करते हैं एंजाइम की, इसमें कौन कौन से एंजाइम का स्राव होता है, कौन कौन से एंजाइम इनसे निकलते हैं। तो 3 तरीके के मुख्य रूप से एंजाइम निकलते हैं। कौन है? लाइपेज, एमाइलेज, और तीसरा है ट्रिप्सिन, ठीक है। इन तीनों के काम क्या होते हैं? लाइपेज जो है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन जो है वह प्रोटीन का पाचन करता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि जो प्रोटीन का पाचन था वह कहाँ से शुरू हुआ, तो हमारे आमाशय से ही पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन शुरू हो चुका था। प्रोटीन का दूसरा पाचन हमारी छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में प्रवेश करते समय ही हो जाता है, और तीसरा बार जब होगा छोटी आंत में इरेप्सिन नाम का प्रोटीन होगा। यानी कि हमारे पूरे पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन का पाचन कितनी बार होता है, तो यह पूछा जा सकता है आपसे, तो मुख्यतः 3 बार प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये एंजाइम वाली बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बढ़ेंगे हार्मोन वाली बात की तरफ। तो अब हम बात करेंगे हार्मोन की। यहाँ पे उम्मीद है एंजाइम वाली बात आपको समझ में आ चुकी होगी, और हम बात करेंगे इस अग्न्याशय द्वारा, जो पेनक्रियाज है, इसके द्वारा जो क्या निकलता है, जो हार्मोन की का स्राव होता है, उत्सर्जन होता है, उसके बारे में जानेंगे। हार्मोन, ठीक है। 3 तरीके के हार्मोन निकाले जाते हैं, और 3 अलग अलग कोशिकाओं द्वारा निकाले जाते हैं। कौन कौन सी कोशिका है? पहला अल्फा कोशिका,
अल्फा सेल या कोशिका बोल सकते हैं, दूसरा बीटा सेल जिसे बीटा कोशिका बोल सकते हैं, और तीसरा गामा सेल जिसे हम गामा कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, अल्फा कोशिका जो होती है उसके द्वारा एक हार्मोन का स्राव होता है जिसको हम ग्लूकेगॉन हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो कौन सा हार्मोन है? ग्लूकेगॉन। इसका मुख्य काम होता है हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को यानी शुगर की मात्रा को बढ़ाना, यानी शर्करा को रक्त में बढ़ाने का काम करता है। वहीं दूसरी ओर बीटा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? यह रिलीज करता है इंसुलिन। यह एक ऐसा हार्मोन है जो रक्त में शर्करे को कम करता है। कम करता है। वहीं जब यही शर्करा बढ़ करके बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है रक्त में, तो उसी को हम बोलते हैं डायबिटीज या मधुमेह बोले तो। और वो लास्ट का जो अंतिम सेल है गामा सेल, इससे सिमेटोस्टेटिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। सिमेटोस्टेटिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। इसका मुख्य काम होता है क्या करना? इस ग्लूकेगॉन और इंसुलिन को, दोनों हार्मोन को नियंत्रित करना, यानी कि ग्लूकेगॉन और इंसुलिन को नियंत्रित करना। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और अब चैप्टर के आखिरी यानी कि मानव में पाचन तंत्र के आखिरी अंगों को देखेंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत। उसके बाद ये मानव में पाचन तंत्र समाप्त हो जाएगा और हम एक चित्र की मदद से पूरे मानव में पाचन तंत्र को एक बार फिर से समझेंगे और दोहरा लेंगे। तो चलिए इसको देखिए और फिर हम बढ़ते हैं छोटी आंत की तरफ। तो चलिए एक बार फिर से हम पढ़ेंगे क्योंकि आवाज सही से नहीं आपको सुनाई दिया होगा। और यहां से हम देखेंगे क्या अब छोटी आंत को। छोटी आंत जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पूरे पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग होता है। इसकी लंबाई जो होती है वह 6 मीटर के करीब होती है। ठीक है, इसका मुख्य काम होता है भोजन का पाचन और क्या करता है यह? और भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण करता है जी। ठीक है, इसके साथ ही इसके 3 अंगभूत यानी 3 भागों में यह विभाजित है। इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसका जो स्थान है वह हमारे अमाशय के ठीक नीचे और बड़ी आंत के ठीक ऊपर पाया जाता है। अमाशय, उसके नीचे ये हमारा छोटी आंत और इसके नीचे बड़ी आंत होता है।
जो 3 भाग पाए जाते हैं, हम इसकी संरचना बना करके एक बार देख लेते हैं। जैसे ये हमारा अमाशय है और यहाँ से जो छोटी आंत का जो ऐसे होती है ये, ठीक है। अभी हम ये समझने के लिए बनाए हैं। तो इस पूरी छोटी आंत का जो लंबाई होता है वह 6 मीटर होता है और यह मुख्य रूप से 3 भागों में बटी होती है। पहला इसका प्रारंभिक भाग यहाँ तक होता है, इसे हम ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। यह छोटी आंत का सबसे प्रारंभिक भाग होता है और सबसे छोटा भाग होता है छोटी आंत का। इसके बाद ये इलियम होता है, यहाँ से लेकर के कुछ यहाँ तक का, ठीक है। और ड्यूडेनम और दूसरे नंबर का जो भाग है वह है जियोजेनम। जियोजेनम तीसरा जो भाग है जो कि छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है, जिसे हम इलियम, ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम, ठीक है। तो ये 3 भाग पाए जाते हैं छोटी आंत के। ड्यूडेनम में ही भोजन का पाचन और जियोजेनम में भी भोजन का पाचन होता है। यानी ये जो दोनों आपको दिखाई पड़ रहे हैं ऊपर से, ड्यूडेनम और जियोजेनम, इन दोनों में पाचन होता है भोजन का। इसी में एंजाइम पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है इरेप्सिन, जिसकी चर्चा हमने पीछे किया था। इरेप्सिन से भी प्रोटीन का ही पाचन किया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि हमारे पूरे पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन 3 बार होता है। एक बार अमाशय में, दूसरी बार जब अमाशय से भोजन छोटी आंत में आ रहा होता है तो पेनक्रियास से जो निकलते हैं ट्रिप्सिन, उससे प्रोटीन का पाचन होता है। और अंतिम और तीसरी बार पाचन प्रोटीन का हमारी छोटी आंत में होता है इरेप्सिन द्वारा, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। तो इन दोनों द्वारा तो पाचन हो गया। इलियम द्वारा क्या होता है? इलियम द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। कैसे होता है? तो इलियम की परत पर छोटे छोटे आकृतियां पाई जाती हैं जिसे हम विलाई के नाम से जानते हैं। विलाई के नाम से जानते हैं और इसके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हमारे रक्त में किया जाता है। यह अवशोषण होने के बाद ये जो भोजन का सबसे छोटा स्वरूप होता है वह हमारे रक्त में जाकर के मिलता है और रक्तों द्वारा उन भोजन को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और फिर आगे की प्रक्रिया होती है जिसको हम कल पढ़ेंगे, श्वसन प्रक्रिया। उम्मीद है ये छोटी आंत के बारे में इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे हमारे पाचन तंत्र के सबसे अंतिम भाग जो कि है बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में बहुत ही अच्छे से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बड़ी आंत क्या है? बड़ी आंत हमारे मानव पाचन तंत्र का सबसे अंतिम अंग है, ठीक है। हेडिंग लगाते हैं बड़ी आंत, जिसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, यानी 1.5 मीटर के करीब इसकी लंबाई होती है जी। इसका मुख्य काम होता है, इसका मुख्य काम जल का अवशोषण है। जल का अवशोषण कहाँ से? जो भोजन इसमें आता है उसी से जल का अवशोषण कर देना और जल का अवशोषण करके उस बचे हुए अपच्य भोजन जो कि नहीं पच पाया उससे मल का निर्माण करना। मल का निर्माण कहाँ पे होता है? तो बड़ी आंत में, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और ये जो बड़ी आंत है इसके 4 भाग होते हैं। सबसे पहले आकार बनाएंगे हम इसका। छोटी आंत से जब हमारा बड़ी आंत का निर्माण होता है तो कुछ इस तरीके की आकृति से इसका निर्माण होता है। इस तरीके से हमारी बड़ी आंत होती है जी।
ये है हमारा बड़ी आंत। ये कुछ इस तरीके का होता है। ध्यान समझिएगा कि यहाँ तक की जो आकृति होती है उसे हम सीकम कहते हैं, सीकम। अब यहाँ से यहाँ तक की जो आकृति है उसे हम कोलन के नाम से जानते हैं। जो ये बड़ी सी आकृति आपको दिखाई दे रही है इसे हम रेक्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ये अंतिम मार्ग आपको दिखाई पड़ रहा है उसे ही हम गुदा मार्ग के नाम से जानते हैं, यानी एनल कैविटी, एनस के नाम से भी जानते हैं, यानी गुदा। और यहीं से जो मल का यानी अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उसको हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बड़ी आंत में जो सबसे बड़ा भाग होता है वह कोलन ही होता है। और उम्मीद है ये सारी बात आपको, ये पूरा पाचन तंत्र, सभी अंग आपको समझ में आए होंगे। एक बार चित्र के मदद से हम सभी अंगों के नाम के साथ उनके कार्यों को बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे। चलिए एक बार चित्र बनाते हैं। ये मुख गुहा हुई, मुख गुहा से सीधे ये हमारा आइसोफेगस, जिसे ग्रास नली के नाम से हम जानते हैं, और फिर ये ग्रास नली कैसे आमाशय में बदलता है, यहाँ से आमाशय का निर्माण होता है। आमाशय है ये, आमाशय से ये हमारी छोटी आंत कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये छोटी आंत है। और फिर ये यहाँ से हमारा बड़ी आंत, देखिएगा इसको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मुख गुहा हुआ। मुख गुहा में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था दांत को, हमने पढ़ा था जीभ को, हमने पढ़ा था लार ग्रंथियों को, ठीक है। इसके बाद आया था फेरिंग्स, जहाँ पे विंड पाइप और फूड पाइप मिले थे, जिसे हम ग्रासनी के नाम से जाने। ये हमारा बीच का जो क्रमानुकुंचन गति जिसमें होता है, जिसे हम ग्रास नली के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात आती है हमारे आमाशय की। आमाशय, जिसमें 3 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद शुरू होता है, यहाँ पे हमारा पत्ती नुमा आकृति का एक ग्रंथि पाया जाता है, जो होता है क्या? पेनक्रियास, जिसे आग्नेयाशय के नाम से जानते हैं। आग्नेयाशय, यह क्या है? यह एक मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। यहीं पर हमारा, यहीं पर लीवर पाया जाता है। यहीं पर लीवर पाया जाता है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ पित्ताशय भी पाया जाता है। और ये एक नलिका द्वारा आकर के कहाँ पे? ग्राहड़ी में आकर के जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पर आमाशय समाप्त हो रहा होता है और छोटी आंत का शुरुआत हो रहा होता है। तो ये क्या है? यकृत। और ये क्या है? पित्ताशय, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि छोटी आंत और बड़ी आंत। यहाँ पे देखिए, जो ये छोटी आंत आ रही है, छोटी आंत है, और ये जो बड़ी संरचना आपको दिख रही होगी, यह बड़ी आंत है। इसके प्रकारों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। तो ये कुछ इस तरीके का रहा हमारा पाचन तंत्र।
और उम्मीद है मानव में पाचन तंत्र की प्रक्रिया पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए मिलते हैं इसी जैव प्रक्रिया के अगले पार्ट के वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे श्वसन प्रक्रिया के बारे में और उसके आगे की प्रक्रियाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं थर्ड पार्ट में और अपनी पढ़ाई को जारी रखते रहिए और स्वस्थ रहिए।